गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या? थोड़ा वॉइस बढ़ाओ ना निकित भैया। सर हमने रजिस्टर्ड पर्सन का चैप्टर शुरू करा था और रजिस्टर्ड पर्सन में अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। सेक्शन नंबर 22 बात करता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अनिकेत भैया वॉइस। तो सेक्शन नंबर 22 बात करता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 22 में हमने देखा था कि सर जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो। पर अगर आपने 30 दिन के बाद अप्लाई करा तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि सर 3 लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। सर ये लिमिट है क्या? तो लिमिट है हमारा किसका? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती हैं? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट और जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मेरे पैन नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक एंटिटी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, एक यूपी में रजिस्टर्ड है, क्या वो सब भी टर्नओवर में काउंट होगा? हाँ सर, वो सब भी टर्नओवर में काउंट होगा। क्या काउंट नहीं होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। और एक और चीज काउंट नहीं होगी क्या? इनवर्ट सप्लाई। ये चीज टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है? एक और चीज सर, 3 लिमिट कौन कौन सी है? 10, 20 और 40। तो 10 लाख की लिमिट कहां कहां लगती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहां पे कितनी लिमिट है? 10 लाख। ठीक है, प्यार से हम इसको क्या बुलाते राजा? एमएमएनटी। फिर 20 लाख की लिमिट एपी, यूके, महंगा सिक्का, तेल की पुड़ी। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, महंगा सिक्का मतलब मेघालय, सिक्किम, और फिर एक और था तेल की पुड़ी, तेलंगाना और पुडुचेरी। ये 6 जगह पे कितनी लिमिट है? 20 लाख। और एक स्पेशल लिमिट है, कौन सी? 40 लाख। जो 40 लाख की लिमिट सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन 10 स्टेट्स को छोड़ के। मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में तो ऑलवेज कौन सी लिमिट? 10 लाख। इधर तो ऑलवेज कौन सी लिमिट? 10 लाख। और इधर ऑलवेज कौन सी लिमिट? 20। सर एक धंधा मणिपुर में, एक एपी में, तो कौन सी लिमिट? बड़ी लिमिट या छोटी लिमिट? छोटी लिमिट। क्योंकि सरकार क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो। क्लियर है? सर ये 40 लाख की लिमिट इन 10 स्टेट को छोड़ के आप कोई सी भी स्टेट से धंधा कर रहे हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो लिमिट कितनी है? 40 लाख। पर इन स्टेट्स में इन गुड्स पे ये 40 लाख की लिमिट नहीं लगी। याद है क्या आपको? सर क्या क्या था? पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम। याद है? टबैको खा के आया था, फिर इसने पान खाया, फिर इससे सोचा कि स्मेल ना आए तो आइसक्रीम खाई। पर पापा तो पापा होते ना, तो घर पे जाके पापा ने इसको क्या करा? ईंट से मारा। पर पहले एक हल्की ईंट, फ्लाई ऐश ब्रिक, फिर धीरे धीरे इसको फर्क नहीं पड़ा तो फिर पापा भी बेटा तेज हो गए, तो फ्लाई ऐश ब्रिक, फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक और अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। अगर आपको ये लाइव देखनी है तो पेस के टेरिस पे जाना, और पेस के टेरिस पे आपको ये सारी क्या दिख जाएगी? ब्रिक्स दिख जाएगी। ठीक है। यहां पे कौन सी लिमिट है? 20 लाख। ठीक है।
अगर मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आप खुद से रजिस्टर होना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन की लिमिट आपने क्रॉस नहीं करी। ठीक है, बोलो यहां तक की बातें क्लियर है क्या? ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं से कराना है जहां से टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। तो मैं सिर्फ वहीं से रजिस्ट्रेशन कराऊंगा जहां से टैक्सेबल सप्लाई होगी। अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं हो रही है, एग्जम्प्ट सप्लाई हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ये लिमिट वाला रजिस्ट्रेशन तो समझ में आ गया। दूसरा जो सेक्शन है इस चैप्टर में वो है ये पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, नो मैटर टर्नओवर 100 करोड़ ही क्यों ना हो जावे। कि भले टर्नओवर 100 करोड़ हो जाए, भले टर्नओवर 1000 करोड़ हो जाए, पर इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सर ऐसे कौन है जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? तो यार एक तो आपको ऑलरेडी पता है, वो है एग्जेम्प्ट। अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं तो क्या रजिस्ट्रेशन कराऊंगा? नहीं। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो एग्जेम्प्ट में 3 चीजें आती, निल रेटेड, फिर नॉन टैक्सेबल, और फिर आता है एक हमारा 100% एग्जम्पशन। ये 3 चीजें आती है कहां पे? एग्जेम्प्ट। सर निल रेटेड मतलब ऐसे गुड्स जिस पे रेट कितना है? नहीं, जीरो मत बोलना, जीरो अलग होता है, निल अलग होता है, जीरो अलग होता है। जीएसटी की दुनिया में जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको बोलते क्या? जीरो। जीरो एंड निल आर नॉट सेम अंडर जीएसटी। निल रेटेड का मतलब होता है कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जिसका रेट सरकार ने क्या रखा है? निल। ठीक है। नॉन टैक्सेबल, सर याद है क्या आपको नॉन टैक्सेबल? बताओ ना यार, कौन कौन से प्रोडक्ट थे नॉन टैक्सेबल में? एक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर एविएशन टरबाइन, नेचुरल गैस। ठीक है, ये जो घर में आपके एलपीजी गैस वैस आता है ना, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। ये सब क्या है? अभी नॉन टैक्सेबल। आगे जाके कभी ना कभी इन पे जीएसटी की बात हो सकती, अभी तो सर किसी पे भी जीएसटी की बात नहीं होती। और 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन मिला हुआ है। वो जो अगला चैप्टर आएगा ना एग्जम्पशन का, वहां पे आप यही पढ़ोगे कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज को सरकार ने क्या करके रखा है? एग्जम्प्ट। अगर मैं एग्जम्प्ट सप्लाई करता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। लॉजिकल है, रजिस्ट्रेशन ले ही क्यों रहे हैं? ताकि जीएसटी पे करें और आईटीसी लें। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है वही एग्जेम्प्ट है, तो आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि सरकार वादा करती है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस वैसा ही है, तुम मुझे आउटपुट लायबिलिटी लाके दो, सरकार तुम्हें क्या देगी? आईटीसी। अब भाई जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं वही एग्जेम्प्ट है, तो क्या जो परचेज करा उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आईटीसी कब मिलता है? आईटीसी सर जब मिलेगा जब प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना वो क्या रहे? आपका टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? तो एग्जाम के केस में कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, एग्जाम्प्ट के साथ अगर टैक्सेबल की शॉप है तो सर फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पे बात चल रही है किसकी? एक्सक्लूसिव। तो सिर्फ अगर आप एग्जम्प्ट में डील करते हो तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो सर एग्जम्प्ट में क्या क्या चीजें आ जाएगी? नॉट लाइबल टू टैक्स, दैट इज नॉन टैक्सेबल, और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? दूसरा, सरकार ने बोला भैया हम एग्रीकल्चरिस्ट को माफ करते हैं। किसको माफ करते हैं? एग्रीकल्चर। पर सरकार ने बोला सब एग्रीकल्चरिस्ट को माफ नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल
और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ वालों को ही माफ करेंगे। कल को टाटा अपने बागान लेके आया, रिलायंस अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चालू करा, तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा? हाँ सर, फिर तो आप वो लिमिट में फंस जाओगे। यहां पे बात करिए किसकी? एग्रीकल्चरिस्ट। और एक और चीज, एग्रीकल्चरिस्ट बेच क्या रहा है? वो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है ना, वो जो लैंड है, उस लैंड से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया उसको वो सेल कर रहा है। टमाटो से टमाटो केचप बनाना, दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर। पटैटो से पटैटो चिप्स बनाना, दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर। इनफैक्ट राइस इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चर। धान एग्रीकल्चर है, पैडी, बट राइस इज नॉट एग्रीकल्चर। जो टी और कॉफी है, वो जो टी और कॉफी के बीन्स हैं, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर वो जो कन्वर्जन हो गया तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो पूरी कहानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जम्पशन में भी पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सरकार ने क्या करके रखा है? एग्जाम। पर डाउट यह आता है कि सर आखिरकार किसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने और किसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माने? तो क्या टमाटो से टमाटो केचप बनाना एग्रीकल्चर है? क्या बालाजी वाले आलू से चिप्स बना रहे, क्या वो एग्रीकल्चर है? नहीं। तो सर एग्रीकल्चरिस्ट में साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या बेचना है? आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो एज इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपको सेल करना है। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी कौन आएगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या कंपनी आएगी? नहीं। क्या पार्टनरशिप? नहीं। इसका मतलब अगर कंपनी और पार्टनरशिप है तो हमें देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से क्या लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ। अच्छा, एग्रीकल्चरिस्ट काम कैसे कर सकता है? या तो ओन लेबर से करेगा, या तो फैमिली के लेबर लगाएगा, या तो सर्वेंट्स लगाएगा। तीन ही तो ऑप्शन है, या तो खुद के लेबर लगाओ, या तो फैमिली के लेबर लगाओ, या तो किसको लगाओ आप? सर्वेंट्स को। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या कि सर किस किस को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? तो हमने देखा यहां पे दो चीजें। कौन से दो सर? एक तो इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं और वो बेच रहे हैं जो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, तो भले उनका टर्नओवर 100 करोड़ ही क्यों ना हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट कोई ऐसा रिलेवेंट नहीं है, पर फिर भी आपको बता देता हूं। इस सेक्शन में एक वर्ड आया है बस, नॉटविथस्टैंडिंग। ये सेक्शन में एक वर्ड आ गया क्या? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24। पहले भी लोग यही मानते थे और अब और क्लैरिफिकेशन आ गया है। क्या क्लैरिफिकेशन आ गया है? कि सर आपको यहां पे लिमिट देखनी ही नहीं है। यहां पे नो रजिस्ट्रेशन मतलब नो रजिस्ट्रेशन, फिर कोई लिमिट नहीं देखना, कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का केस नहीं देखना। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। एक बात बताओ, जो भी मैं सप्लाई करता हूं वो सब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला टैक्स देता है। फॉर सपोज करो मैं ये मोबाइल फोन सेल करता हूं, ठीक है, ये मोबाइल फोन है 50,000 का, ये सप्लायर और यहां पे क्या? रेसिपेंट। 50,000 पे 18% जीएसटी कितना हो गया? टोटल कम से कम भाई ये जो 9,000 का जीएसटी है ना, ये रेसिपेंट देके आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कौन देके आता है? रेसिपेंट। और रेसिपेंट सप्लायर को कितना देता है? इसी को हम बोलते थे कौन सा मैकेनिज्म? अब क्या मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं? सर आप क्यों कराओगे रजिस्ट्रेशन? लॉजिकली रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं इंसान? टैक्स पे करने के लिए। क्या मुझे टैक्स पे करना है या रेसिपेंट को? तो कौन रजिस्ट्रेशन कराए, मैं या रेसिपेंट? रेसिपेंट। तो अगर आप वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला पे करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना,
किसको कराना है? सामने वाले को। आई बात समझ में? सर एक बात बताओ कि फॉर सपोज करो आपको कोई गुड्स मिल रहे, मैं पूछ लू क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, पूछ ही लेता हूं। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो 17 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? मतलब रजिस्ट्रेशन तो करवाना नहीं है, एज्यूमिंग मेरे ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। मुझे एक इनवर्ट सप्लाई मिली है जिसका टैक्स मुझे आरसीएम पे करना है, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं कराना है? मेरा टर्नओवर कितना है? 17 लाख। मुझे एक इनवर्ड सप्लाई मिली है, मैंने कुछ परचेस करा है जिसका टैक्स साहिल सर को आरसीएम में पे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं कराना? करवाना ही पड़ेगा। मैं टैक्स कैसे पे करूंगा बताओ? कैसे टैक्स पे करूंगा? मैं कर ही नहीं सकता। तो टैक्स पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर क्या सामने वाला रजिस्ट्रेशन कराएगा? सामने वाला क्यों कराएगा? क्योंकि उसका टैक्स पे कौन कर रहा है? ठीक है, पक्का? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने बोला कि सर आपने परचेस करी तो अमाउंट आप उसको दोगे, तो मैं उसी को तो अमाउंट दूंगा। और सपोज करो ये 50,000, ठीक है, 9,000 का जीएसटी, टोटल बना कितना? 15। अब सरकार ने बोला एक काम करो रेसिपेंट, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दे दो? 9,000, और सप्लायर को काट के दे दो कितना? 50,000। तो सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराए या रेसिपेंट कराए? रेसिपेंट। आया क्या समझ में? बोलो पक्का? तो चलो एक बार बताओ फटाफट से। सपोज करो ये बॉटल में सेल कर रहा हूं, इसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आकाश को पे करना है, तो रजिस्ट्रेशन मैं कराऊं या आकाश कराए? कौन कराए? आकाश। अच्छा, फिर आकाश का टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं, तो अभी एक और सेक्शन पढ़ेंगे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो वहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में वापस से यही पॉइंट आएगा कि अगर आपको कोई भी इनवर्ट सप्लाई मिलती है जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट को पे करना है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन किसको कराना पड़ेगा? रेसिपेंट को करवाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो पर्सन मेकिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज। अब सुनना ध्यान से, देखो क्या हुआ ना, सरकार को सर्विसेज से बहुत प्यार है, क्योंकि जीएसटी के पहले था सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स में बहुत सारे रियायतें दी गई थी सर्विसेज को। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अभी आपको पढ़ाऊंगा, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट लिखा है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, क्या करते हो? इंटर, कि मेरा गुड्स जा रहा है एमपी से महाराष्ट्र, तो देखो सरकार ने बोला देखो अब आप बड़े आदमी, गुड्स कहां से कहां भेज रहे हो? एमपी से महाराष्ट्र, तो आप कराओ पता है क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या कराओ आप? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मतलब सर अगर आपका 100 रुपए का माल भी एमपी से महाराष्ट्र जा रहा है तो भी आपको क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब सर्विसेज में भी ऐसा ही था, तो सर्विसेज वालों ने बोला कि यार देखो सर्विस टैक्स में हमको छूट मिली थी। क्या बोला उन्होंने? कि सर्विस टैक्स में हमको छूट मिली, तो हमें जीएसटी में भी क्या दो? छूट दो। तो सर्विसेज के केस में अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, पर लिमिट क्रॉस करी, कौन सी लिमिट? सर्विसेज में कौन सी लिमिट लगती है? 20 लाख। तो लिमिट क्रॉस करी तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर अगर इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं या गुड्स सेल कर रहा हूं तो कराओ आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अगर मैं इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो आप पे कितनी लिमिट लगेगी? 20 लाख। ये पॉइंट को अभी होल्ड कर, पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो अभी आपके और मेरे बीच डिस्कशन हो चुका है क्या कि किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना।
किसको नहीं कराना? सर एक तो एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल HUF, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगर आप कुछ ऐसा सप्लाई करते हो जिसका टैक्स सप्लायर को नहीं भरना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को भरना है, तो भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, बताओ ना कि कहां कहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 2 मिनट लॉ मत पढ़ना, सोचो आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हो और अपन मिलके लॉ बना रहे, ठीक है? देखें आपका दिमाग कितना तेज दौड़ रहा है। आपको वो बताना है कि यार मैं बैठा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि यार अपन किस किस को जीएसटी के लपेटे में जरूर लें, भले उसका टर्नओवर लिमिट से क्रॉस ना हो। तो अब मुझे आप बताओ कि किस किस को सर जरूर जरूर आप लपेटे में लोगे, अदर देन? नहीं, ऐसा तो नहीं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको लिमिट देखनी ही नहीं है, बिल्कुल भी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सर इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले सरकार ने बोला अगर आप क्या करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, माल एमपी से महाराष्ट्र जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कराओ। सर 1 रुपए का माल है तो भी कराओ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंटर स्टेट बेच रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपका धंधा बहुत बड़ा है, तो आप पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद आप इंटर स्टेट माल को सेल करना। सर्विसेज में ऐसा नहीं है, सर्विसेज में तो लिमिट लगेगी कितने की? 20 लाख। बहुत बढ़िया। एक इंसान होता है जिसको बोलते हैं हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है बंजारा। कभी आपने वो गाना सुना हो टाइगर मूवी का, बंजारा बंजारा? तो बंजारा मतलब, हाँ बंजारा मतलब सीए इंटर नहीं सर, बंजारा मतलब जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है। कभी नई बिल्डिंग, खैर छोड़ो, तो सर जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी उधर है कभी इधर है। तो सरकार क्या बोले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सरकार लिमिट दे या इसको तो पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन कराओ? रजिस्ट्रेशन। इनफैक्ट आगे की बात पहले से बता रहा हूं, सरकार इनको कहती है कि तुम तो है ना एडवांस में टैक्स दो। क्या करो तुम? एडवांस। तुम अभी धंधा डालो मत, तुम पहले सरकार को टैक्स दो। आप देखते होंगे ना, ये जो चीनी लोग आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, सेल करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ दिन यहां पे, कुछ दिन यहां पे, तो कुछ दिन तो गुजारो इंदौर में, फिर कुछ दिन तो गुजारो अहमदाबाद में, ऐसा ही चलता है। तो सरकार ने बोला देख बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तुझे तो क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने पता है क्या बोला? इसने बोला यार देखो सरकार, मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा हूं, गांधी बाबू, हाथ से बना बना के क्या बेच रहा हूं? गुड्स। तुम क्या चाहते हो सरकार, कि मैं गुड्स ना बेचूं? सरकार बोली नहीं नहीं, हम चाहते हैं बेचो। फिर तुमने तो लॉ क्या बनाया? तो सरकार ने बोला यार बात तो सही कह रहा है छोरा, कि भैया हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे तो कुछ दो लिमिट। तो सरकार ने बोला ठीक है, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तुम क्या बेचते हो? हैंडीक्राफ्ट, और वो भी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हाथ से बने हुए गुड्स अगर तुम बेचते हो तो भले तुम इंटरसिटी क्यों ना बेचो, तुम्हारे ऊपर हम लिमिट का आपको बेनिफिट दे देंगे। एक और चीज, अगर हैंडीक्राफ्ट वाला 50% हाथ लगा रहा है और 50% मशीन लगा रहा है,
एग्जाम में क्वेश्चन आया सीए फाइनल में कि 50% तो हाथ से और 50% किससे? मशीन। तो क्या इसको हैंडीक्राफ्ट गुड्स माने या नहीं माने? अब समझ लो ध्यान से, सरकार ने क्या बोला है? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बने हुए। थोड़ी बहुत मशीन यूज करी तो चलेगा, पर अगर बहुत ज्यादा मशीन यूज करी है, 50-50% मशीन यूज करी है, तो क्या वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स कहलाएंगे? नहीं सर, फिर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं कहलाएंगे। और अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं कहलाए तो सर फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट। इसके बाद एनआरटीपी आया। एनआरटीपी और सीटीपी में एक फर्क होता है। सीटीपी अपने इंडिया के ही लोग होते हैं जो जगह जगह पे क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। एनआरटीपी का मतलब होता है फिरंगी लोग जो इंडिया में आए हैं बिजनेस करने। एनआरटीपी वाले ने बोला मैं भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा हूं, मेरे को भी लिमिट दो। मोदी ने बोला ओह, मोदी जी ने बोला बेटा हम कहां के? उसने बोला फॉरेन के। फॉरेन के होना, हम बेचने दे रहे हैं आपको, वही बहुत बड़ी बात है। ये चहको मत, ये हमारे देश का है, इस सिटी में हमारे देश का है। क्योंकि ये हमारे देश का है तो भैया ये जो हाथ के प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है इसमें हम इसको लिमिट देंगे। पर तू हमारे देश का नहीं है, तू दगाबाज है, तू देश के बाहर से आया है। तो क्योंकि तू देश के बाहर से आया है, तेरे को तो सबसे पहले लपेटे में लेंगे और क्या करवाएंगे? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्या यहां पे कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, कोई लिमिट विमिट? यहां पे कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और लिमिट विमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ जी, अब पूछो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या डाउट पूछा है? माशाल्लाह बहुत शानदार डाउट पूछा। सर डाउट यह है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो स्टेट में धंधा करेगा वो स्टेट में धंधा ही नहीं कर सकता जब तक वो एडवांस में रजिस्ट्रेशन ना ले। अगर मुझे आज महाराष्ट्र में बिजनेस डालना है तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एक और चीज, इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 दिन के लिए वैलिड होता है। कितने दिन के लिए? 90। महाराष्ट्र में दुकान बंद करी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। फिर वापस से आपने सोचा एमपी में शॉप खोलो, फिर वापस से क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन। फिर आपने सोचा यूपी में शॉप खोलो, फिर वापस से क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन। तो क्या सीटीपी को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो जी हां, सीटीपी को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सर फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एडवाइस देगा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा देखो यार, छोड़ो सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लो ही मत, तुम तो कौन सा रजिस्ट्रेशन ले लो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लो और सारी बिलिंग वहीं से करो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सीए के पास आते हैं, वो बोलता है कि भैया क्या हर स्टेट में करना पड़ेगा? बोलते हैं काम करो, तुम कौन सा रजिस्ट्रेशन ले लो, नॉर्मल। पर अगर तुम्हारा इरादा है कि यार अपने को तो सिर्फ 60 दिन के लिए बिजनेस करना है, उसके बाद अपन नौकरी करेंगे, तो ठीक है ना, टेम्पररी पीरियड के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन ले लो? सिटी। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो सर, ओ सर, हाँ जी, सबसे पहला क्या है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। पर सरकार एक चीज को प्रमोट करना चाहती है, क्या? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। एग्जाम में ये हर बच्चे को मालूम है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर इंटरस्टेट करा तो कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। पर बच्चा गड़बड़ यहां करेगा कि वो इंस्टीट्यूट तो नालायक है, वो लिखेगा ही नहीं, वो लिखेगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स, फिर छोटा सा ब्रैकेट में लिखेगा 50% हैंड 50% मशीन। ब्रैकेट में क्या लिखेगा? 50% हैंड 50% मशीन। क्या उसको हैंडीक्राफ्ट कहोगे? नहीं। जब खुद लॉ मेकर ने डेफिनेशन दी है ना हैंडीक्राफ्ट की, तो उसने भी परसेंटेज नहीं बताया। उसने बोला हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हाथ से बने रहते हैं, थोड़ी बहुत मशीन आप यूज कर सकते हो। अब लॉ मेकर ने क्लैरिफाई नहीं करा कि थोड़ी बहुत कितनी होती है, बस उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो सम मशीनरी में बी यूज्ड।
बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर इंटर से टैक्सेबल सप्लाई में आपको क्या करवाना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर सर अगर आप क्या करते हो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज देते हो, तो क्या उस केस में लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी? हाँ सर लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन सी लिमिट? अगर एमएमएनटी है तो 10 लाख और अगर कोई दूसरा है तो 20 लाख। एमएमएनटी में 10 लाख, कोई दूसरा है तो कितना? 20 लाख। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ। पर अगर हमारा सीटीपी क्या बेच रहा है? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट, तो उसे कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कब तक नहीं कराना है? जब तक उसका लिमिट क्रॉस नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा लिमिट का वही है, एमएमएनटी पे 10 लाख और बाकी स्टेट्स पे कितना? 20 लाख। इतनी बातें क्लियर है। सर एनआरटीपी में ऐसा कुछ है क्या? एनआरटीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो पक्का? एक और चीज, अगर इनवर्ड सप्लाई है जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग चलता ही नहीं है। मैं आपको भी एक एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको नहीं बताता ना तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम में माशाल्लाह इतना बढ़िया क्वेश्चन आया था, 10 में से 7 लोग उसको गलत करके। क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन, 4 चीजें दी उन्होंने। टर्नओवर काउंट करा, टर्नओवर आ रहा था कितना? 17 लाख। हर बच्चा आंसर लिख के आया कि सिंस द टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बच्चे को मिले हैं 4 में से 1 नंबर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के। बच्चे ने मेरे को कॉपी दिखाई, बोले सर इंस्टीट्यूट इज चीटर। मैंने बोला इधर आ। मैंने बोला बेटा यहां पे लिखा क्या है? इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। तो उसने बोला हाँ सर आपने बताया था इसको टर्नओवर में नहीं जोड़ना है, तो मैंने भी नहीं जोड़ा। पर बेटा मेरे उसके अगली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इनवर्ड सप्लाई जिसका टैक्स आरसीएम में पे करना है वहां पे टर्नओवर दिखते भी नहीं है। तो 17 लाख का टर्नओवर तो गया तेल लेने, आपको कराना पड़ेगा क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो हमेशा याद रखना एग्जाम में प्रोसेस कैसे करोगे। सबसे पहले देखोगे कि कहां पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज नो रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखोगे क्या मैं किसी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में फंसता हूं, और फिर उसके बाद देखोगे क्या? लिमिट। लिमिट कब देखनी है आपको? आखिरी में देखनी। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब इनवर्ड सप्लाई पे आपको पे करना है, और अगर मेरी पूरी सप्लाई है आउटवर्ड जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज में सामने वाला पे करेगा, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है कि आपको क्या होता है? होता क्या है? हाँ जी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है। आज अपन एक माशाल्लाह इतना एक बढ़िया शानदार एग्जाम्पल लेंगे, पर ले किसका? पर ये एग्जाम्पल पे बाद में बहुत एग्जाम्पल बनते, तो उस हिसाब से कोई नाम बताओ। किसका? नहीं माधव का नहीं। इसका नाम क्या? श्री ओम। श्री ओम। ठीक है। श्री ओम। श्री ओम बेटा तुम मेरा पूरी क्लास मेरा साथ देना, ठीक है? अच्छा सुन लो, ये एग्जाम्पल में आपको कोई भी एक लड़की का नाम बताना है, वो लड़की क्लास की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी दूसरी लड़की बताओ। हाँ बोलो यार। अरे ये दिल है, दिल है। नहीं नहीं नहीं, सर को बोलना कि सुनो अनिकेत भैया, सर को बोलना कि सर की वहां पे क्लासेस थी, तो सर को क्लास ही 3:20 पे मिली है। हाँ 15 मिनट।
अभी कहानी का अभी छोड़ कहानी। हाँ, लड़की का नाम बोलो फटाफट से। हाँ, क्या बोला इसने? स्वीटी 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 स्वीटी। अरे वाह, स्वीटी 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 तेरा प्यार जानिया। ठीक है, श्री ओम और क्या है? स्वीटी। ठीक है, अब आप मेरी मदद करोगे क्या? सब आपको मदद करनी मेरी, ठीक है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना फरवरी को रंगीन मनाया जाए। ऐसा मैंने नहीं सोचा, ऐसा मैंने नहीं सोचा, ऐसा किसने सोचा? इन्होंने। तो इनके दोस्तों ने इसको एडवाइस दी कि एक काम कर, एक होटल की ऐप है जिसका नाम क्या है, और होटल बुक कर। चलो ठीक है, ओयो में इसने होटल बुक करा। अच्छा, ये भी बड़ा वाला कौन सा होटल बुक करा? पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके पास कार नहीं है। और इसने सोचा यार फरवरी का टाइम है, और इसको पता है कि दोस्त की कार तो लेके नहीं जाएंगे। भाई साहब कैब बुक कर रहे हैं। कौन सी? बोला कम थोड़ी अपना भाई। क्या बुक कर इसने? क्या गजब। भाई साहब पहुंच गए आप कहां पे? रेडिसन। बिल्कुल, जैसे ही तुम रेडिसन में गए ना, तो वहां पे वो नल की टोटी खराब थी। नल होता है ना, नल, तो नल की क्या खराब थी? टोटी, है ना। तुमने बोला यार दिक्कत हो जाएगी भाई, पानी नहीं आ रहा है। और तुमने बोला इतनी मुश्किल से, इतने हाथ पांव मारे हैं और इतनी मुश्किल से लड़की नसीब में आई है, तो छोड़ के चले जाएगी। तुमने बोला होटल गया तेल लेने, तुमने फटाफट से अर्बन क्लैप फोन लगाया। कहां फोन लगाया? अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप पता है क्या है? ये कारपेंटर, प्लमर, ऐसे लोगों को बुलाते। तुमने फटाफट से बुक करा, तुमने बोला भाई फटाफट से आओ, अभी 2 घंटे में मैडम आने वाली है। मैडम ने देख लिया कि होटल में ऐसा कुछ है तो मैडम ही चली जाएगी। ठीक है, बहुत केयर है तुमको, समझ रहा हूं मैं। तो अर्बन क्लैप वाले से तुम्हें किसको मंगवा दिया? प्लम्बर को। अब बेटा मैडम आई, मैडम भी थोड़ी कैजुअल है, तो मैडम जो है ना, रेडिसन का खाना नहीं खाना है मैडम को। मैडम ने बोला यार मेरे को तो स्विगी जोमेटो ही जमता है। ये अंदर से तो गालियां बकी रहा है। बोले भाई कैसी पागल है, रेडिसन में आके क्या बोल रही है कि मेरे को क्या चाहिए? स्विगी। लड़कियां हैं भाई, हु कैन अंडरस्टैंड गर्ल्स? नो वन। तो स्विगी और जोमेटो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये कहानी तो ठीक है। आज से ये कहानी को जाना जाएगा पता है किससे? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से। आज से कहानी को जाना जाएगा किससे? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से। पिछली बैच में कहानी थी सुमित की, इस बैच में कहानी बनी है किसकी? श्रीओम की। तो जब जब मैं कहूंगा श्रीओम, आप कहना सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। तो 9(5) में 4 ई कॉमर्स ऑपरेटर दिए। कौन कौन से 4 ई कॉमर्स ऑपरेटर दिए हैं? एक तो दिया है क्या? ओयो। ऐसा नाम नहीं है ओयो, नाम है सिर्फ पैसेंजर अकोमोडेशन। नाम क्या है वहां पे? अकोमोडेशन। एक क्या है? ओला, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे सब आ गया। ओला आ गया, उबर आ गया, रेड बस आ गया। फिर एक और नाम दिया गया है क्या? अर्बन क्लब, हाउस कीपिंग सर्विसेज। और एक और है आपका क्या? फूड रेस्टोरेंट सर्विसेज, दैट इज स्विगी और जोमेटो। स्विगी जोमेटो पहले नहीं थे, अभी अभी क्या आ गए हमारे? स्विगी जोमेटो। क्या तक की बात क्लियर है? अभी समझाया कुछ नहीं, बस आपको बताया कि सेक्शन नंबर 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है। सर बाकी ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो सेक्शन 9(5) में कवर्ड नहीं है, वो अलग से आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत शानदार ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूं। कौन था हमारा सप्लायर? श्रीओम, है ना। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यहां पे ओला,
फिर यहां पे ऑटो वाले भैया, ऑटो ऑटो ऑटो, और यहां पे है श्रीओम और स्वीटी। इसका कुछ बना देते ना अपन, हैशटैग कुछ हैशटैग बन रहा है क्या? वाओ, हैशटैग स्वीटी। प्यार इसका बहुत सच्चा है यार, क्या करें अपन। ठीक है, अरे ओम नहीं दबाएं, ओम को नहीं दबाना है भाई। चलो पक्का मैं 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, ठीक है 3 मिनट, हाँ ठीक है चलो। 4 मिनट है ना, कहानी क्या बहुत आगे तक पहुंच गई, फिर वो होटल में दिक्कत हो जाती है। चलो अब इधर ध्यान दो, ये जो स्वीटी मैडम है ना, इन्होंने कहां से बुक करा है? ओला। अब मुझे बताओ, क्या ऑटो वाले भैया को बोलोगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करो? ऑटो वाले भैया, उनसे गाड़ी ढंग से चलती नहीं है, उनको बोलोगे वो ऑटो वाले भैया एक काम कर जीएसटी में क्या ले रजिस्ट्रेशन? वो बोलेगा व्हाट इज जीएसटी। तो फिर तुम उसको समझाना, ऐसा सप्लायर होता है, रेसिपेंट, इसको नहीं पकड़ सकते, ये बहुत छोटा है यार। सरकार ने बोला यार देखो, भले ऑटो वाला सप्लायर, इसको नहीं पकड़ सकते, क्या इन दोनों को पकड़े? अरे ये तो 18 के भी नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है होटल कैसे बुक करते हैं, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे? वो कितना सीधा दिख रहा है, कहां गया ये देखो, इसको बोलोगे रजिस्ट्रेशन कराओगे, उससे बेचारे से पहले ही वो लड़की सेट नहीं हो रही है, तुम बोल रहे हो रजिस्ट्रेशन कराओ? नहीं नहीं, रिवर्स चार्ज भी नहीं लगाएंगे, ना सप्लायर रजिस्ट्रेशन करा रहे ना रेसिपेंट करा रहे, तो अब करे तो करे क्या? हाँ, ओला का भोला, तो हम बोलेंगे बेटा ओले, ओ ओले तू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा, और तू सप्लायर के बेस पे जीएसटी का पेमेंट कर। तो कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? ओला। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ओला का भोला क्लियर हो गया आपको। अब एक और चीज, अभी इसमें एक अमेंडमेंट आया, ठीक है, ये चैप्टर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैं आपको बताने वाला था, पर चलो अभी मैं आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट कैसा है कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है ना, वहां पे इन्होंने एक चीज हटा दी, देखो समझना ध्यान से, एक बस होती है ओमनी बस, मालूम है आपको ओमनी बस? अरे वो किंडल, ठीक है, ये अपना पूरा इंटर आ जाएगा। अरे वो आपने देख लेना ओमनी बस, हाँ ठीक है, अभी छोड़ो ओमनी बस को। अब सुनना ध्यान से बेटा, यहां पे ओमनी बस वाला है, और ओमनी बस वाले का फॉर्म पता है क्या है? कंपनी, वो कंपनी बना के खड़ा है, और यहां पे है हमारा रेड बस, और यहां पे है अनिकेत भैया। अब इनको भी तो मन कर रहा है ना, इन्होंने बोला यार अपन कहीं बाहर जाते हैं रेड बस से, ठीक है। देखो सरकार ने बोला अगर ओमनी बस तुम कंपनी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो? कंपनी। तो यार एक बात बताओ, कंपनी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकती है ना, तो फिर बेचारे रेड बस को क्यों पकड़े? अभी अमेंडमेंट आया, ये बिल्कुल लॉजिकल अमेंडमेंट, पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले सिर्फ था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में हर बार कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? ओला, उबर, रेड बस, यही करेंगे। फिर इन्होंने आगे आके बोला कि सर हमारी ओमनी बस चल रही है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है और हम करा सकते जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, बेफुकट में आप रेड बस को लोड क्यों दे रहे हो? तो फिर सरकार ने बोला ठीक है, अगर ओमनी बस है और कौन सा फॉर्म है, तो कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? वो जो कंपनी ओमनी बस है वो। पर एक बात बताओ, है तो ओमनी बस, पर कंपनी नहीं चला रही, कौन चला रहा है?
तो जब प्रोपराइटर ओमनी बस चला रहा है और वापस से क्या है यहां पे रेड बस, तो क्या अब ओमनी बस को बोले रजिस्ट्रेशन का, किसको बोलेंगे? बोलो समझ में आया क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का केस? ठीक है, चलो श्री ओम की कहानी को खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।